1940 के दशक के शुरुआती वर्षों में दुनिया के लिए एडोल्फ हिटलर का चेहरा सच्ची बुराई का प्रतीक बन गया था। नाजी जर्मनी को बाहर से देखते हुए ऐसा लगता था मानो एडोल्फ हिटलर का अपने लोगों पर एक प्रकार का सम्मोहक प्रभाव था, हर स्तर के जर्मन समाज में। और फिर भी उसे मारने की कोशिश में सबसे करीब वह कभी नहीं आया, जो किसी सहयोगी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसके बजाय उन पुरुषों से आया जो जर्मन सेना में सेवारत सैनिक थे, जिन्होंने उसे अपना अटूट समर्थन दिया था। यह ऑपरेशन वॉलकिरी की कहानी है, जर्मन सेना द्वारा हिटलर को बम से मारने की साजिश की कहानी। एक साजिश जो बहुत ही करीब से सफल होते होते रह गई। एडोल्फ हिटलर की पूजा और उनके समर्थकों द्वारा नवकल्पनावाद के बारे में बहुत लिखा गया है, जो उनके सपने की बात करता है एक नस्लीय रूप से शुद्ध, आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने की जर्मनी के लिए। जर्मन और यहां तक कि सहयोगी प्रचार ने इस विश्वास को बढ़ावा दिया कि जर्मन लोगों ने नाजी पार्टी को अपनाया था और यह एक एकीकृत राष्ट्र था जो फांसीवाद के प्रति समर्पित था। हालांकि अगर कोई इस विश्वास की सतह को थोड़ा सा भी खुरचे तो हिटलर और नाजी पार्टी के खिलाफ जर्मन प्रतिरोध दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ और दौरान सामान्यतः माने जाने वाले से अधिक व्यापक था। जब हिटलर 30 जनवरी 1930 को चांसलर बने, तब राजनीतिक विचारधारा सरकारी गुटों से सड़कों पर खुले हिंसा में बह निकली थी और इस हिंसा के सबसे बड़े दोषी नाजी समर्थक थे। नाजी पार्टी में पैरामिलिट्री विंग्स, स्टूरमबटाइलुंग या एसए और शुत्जस्टाफ-एल या एसएस ने विरोधी समूहों को दबाने के लिए नाजी पार्टी के अभियानों को चलाया, विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के बीच। एसए को नाजी आदर्शों की सुरक्षा के लिए एक प्रकार का मोटा हथियार माना जाता था, जिसमें हिटलर के विरोधी के साथ अक्सर झगड़े में पड़ने वाले गुंडे और बदमाश शामिल थे। हालांकि नाजियों का असली डर हेनरिच हिमलर के नेतृत्व में एसएस और उनकी गुप्त पुलिस बलों के साथ था। तकनीकी रूप से एसए के अधिकार में एसएस अपनी शक्ति थी, जो हिटलर की सुरक्षा और नाजी उच्च वर्ग की राजनीतिक विचारधारा और मान्यता जेनेटिक शुद्धता का प्रतिबिंब थी। सत्ता प्राप्त करने और पार्टी के विरोध में आयोजित राजनीतिक प्रतिरोध को काफी हद तक दबाने के बाद हिटलर के लिए अगला गंभीर खतरा एसए स्वयं से आया। उन्होंने नाजियों के प्रति अपनी वफादारी और हिटलर की सत्ता बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया, फिर भी उन्हें खुद को एसएस द्वारा हाशिए पर धकेला गया, जो अभी भी एसए नेतृत्व के अधीन समझा जाता था। हिटलर, हिमलर और एसएस अचानक एसए की निराशा और गुस्से का केंद्र बन गए, जिससे हिटलर ने अपनी वफादार एसएस की ओर रुख किया ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। 30 जून 1934 को हिमलर के नेतृत्व में एसएस ने एसए के प्रमुख सदस्यों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिनमें से कई को मौत की सजा दी गई, जबकि संगठन को भंग कर दिया गया। लंबे चाकू के रात के रूप में याद किया जाने वाला यह शुद्धिकरण न केवल एसए की समस्या का समाधान करता था, बल्कि यह भी चेतावनी देता था कि हिमलर और एसएस के साथ उसके पक्ष में अगर कोई भी नाजियों का विरोधी बन जाता है तो हिटलर के प्रतिशोध से कोई भी मुक्त नहीं था। सिक्के के दूसरे पहलू पर हिटलर के साथ एसएस की स्थिति और भी बढ़ गई, जैसे कि नाजी जर्मनी के भीतर उनकी स्थिति, लेकिन हिटलर अब जर्मन सेना को एक खतरा मानने लगे। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वर्साय की संधि ने जर्मन सशस्त्र बलों को उनके पूर्व युद्ध स्तरों की तुलना में नष्ट कर दिया था। सेना को केवल 1 लाख पुरुषों की अनुमति थी और वे जिन हथियारों का उपयोग करते थे उन पर प्रतिबंध था, वे कब और कहां काम कर सकते थे। फिर भी हिटलर के लिए यह एक वास्तविक खतरा था। इसके अधिकारी वर्ग में साम्राज्यवादी जर्मनी के अभिजात वर्ग और शासक वर्ग शामिल थे, जो अभी भी उसे एक उछला हुआ छोटा कॉर्पोरल मानते थे। उन्होंने जर्मनी के पोस्ट वॉर संविधान की प्रतिज्ञा की,
जिसने पॉल वॉन हिंडनबर्ग को राष्ट्रपति मान्यता दी, बावजूद इसके कि यह स्थिति नाजियों द्वारा कमजोर की जा रही थी। फिर 2 अगस्त 1934 को लॉन्ग नाइव्स की रात के ठीक 1 महीने बाद हिंडनबर्ग फेफड़े के कैंसर से हार गए और चल बसे। कुछ घंटों में हिटलर ने राष्ट्रपति की भूमिका अपने में समाहित करके सेना से जर्मनी के एकमात्र नेता के रूप में समर्थन की शपथ दिलवाई। हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का पद खत्म हुआ और सेना ने जो अब हिटलर का समर्थन कर रही थी उसे हटाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं रहा, जिसने नाजी जर्मनी के फ्यूहरर का पद संभाला था। नई शासन व्यवस्था के विरोधियों में से जो हिमलर की गुप्त पुलिस बल से अपनी चिंता को छुपाने में सफल रहे, अधिकांश ने बस चुप्पी साध ली या फिर नाजी कारण के प्रति रूपांतरित हो गए, क्योंकि हिटलर ने जर्मनी की सशस्त्र सेनाओं का पुनर्निर्माण किया और खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करना शुरू किया, जिससे उनकी व्यापक जनता के साथ लोकप्रियता में वृद्धि हुई। हमेशा असहमत लोग थे, लेकिन उनकी आवाजें नाजी जर्मन समाज के हिटलर के आसपास की ओपेरा के मुकाबले में फुसफुसाहट थीं। फिर भी उस समाज को पता था कि वह उन्हें फिर से युद्ध की ओर ले जा रहा था। जर्मनी के सैन्य नेतृत्व हिटलर की विस्तारवादी नीतियों के साथ पिछले युद्ध में उन्हें हराने वाले उसी सहयोगियों को नाराज करने के बारे में सावधान थे। उन्हें पता था कि कम से कम कागज पर तो वे रीमिंग कर रहे थे। जर्मन सेनाएं ब्रिटेन और फ्रांस की तुलना में संख्यात्मक और अक्सर गुणात्मक रूप से एक स्पष्ट नुकसान में थीं। 1930 के दशक में हिटलर ने लंदन और पेरिस की जर्मन विस्तार के प्रति शांतिवादी नीति से प्रेरित होकर पोलैंड पर हमला करने का निर्णय लिया, यह सोचते हुए कि ब्रिटेन और फ्रांस फिर से कुछ नहीं करेंगे। इस बार वह गलत था और युद्ध की घोषणा की गई। हालांकि उस समय यूरोप में एक और बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने की जर्मन सैन्य की कई आशंकाएं जल्दी ही दूर हो गईं। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण करने के 1 साल के अंदर पश्चिमी यूरोप का अधिकांश हिस्सा अधीन कर लिया और जर्मन वायुसेना लुफ्तवाफे ब्रिटेन पर आक्रमण करने की तैयारी में थी। लगता था कि फ्यूहरर गलती नहीं कर सकता था। जर्मनों ने अपनी सेना को अजेय मानते हुए 25 अगस्त 1940 की रात बर्लिन में एक अशुभ ध्वनि सुनी। यह हवाई हमले का सायरन था। लंदन पर लुफ्तवाफे की बमबारी का जवाब देते हुए ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ने जर्मन राजधानी के टेम्पलहोफ हवाई अड्डे पर हमला किया। जर्मन विमानों ने गलती से लंदन पर बमबारी की थी, लेकिन ब्रिटिश को इसका पता नहीं था और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने राजधानी में लक्ष्यों पर अधिक हमलों के लिए आदेश दिए। ब्रिटिश बम वर्षक अपनी सीमाओं की चरम सीमा पर संचालित हो रहे थे और हुई क्षति केवल हल्की थी, लेकिन हिटलर क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध की मांग की। मानते हुए कि ब्रिटेन की सैन्य शक्ति क्षीण हो चुकी है, उन्होंने बम वर्षकों को लंदन और ब्रिटिश शहरों पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया ताकि आतंक से ब्रिटेन की जनता को आत्मसमर्पण की ओर मजबूर किया जा सके, जिससे हमला अनावश्यक हो जाए। हालांकि कई जर्मन सैन्य नेताओं ने इसे अस्वीकार किया। वे आरएएफ पर निरंतर दबाव बनाए रखना और इसे समाप्त करना चाहते थे ताकि सर्दियों से पहले वे चैनल को पार कर सकें। हिटलर को झुकाने में असफल रहने के बावजूद लंदन के पीड़ितों ने आरएएफ को पुनर्निर्माण और पुनर्गठन का समय दिलाया और इस प्रकार ब्रिटेन को युद्ध में बनाए रखा। ब्रिटेन की जंग जर्मनी सेनाओं को महाद्वीप पर रोकने और ब्रिटेन को जंग में बने रहने के साथ समाप्त हुई, हिटलर के बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप के कारण। हिटलर ने ब्रिटेन पर अपनी नौसेना को घेराबंदी का आदेश दिया और उत्तरी अफ्रीका में इतालवी सहयोगी मुसोलिनी की सहायता के लिए सेना भेजी, जहां ब्रिटिश सेना उसकी सेनाओं को लीबिया से बाहर धकेल रही थी। आगामी वर्ष में जर्मन सेनाएं बाल्कन और ग्रीस में विस्तार करेंगी, नाजी जर्मनी की शक्ति को बढ़ाते हुए। हालांकि 1940 की गर्मियों में ब्रिटेन को हराने का अधूरा काम यह था कि बार बार आरएएफ के बम वर्षक रात में जर्मन लक्ष्यों का दौरा कर रहे थे। जर्मनों का आतंकवादी बमबारी की प्रभावशीलता में इतना विश्वास था, उन्हें डर था कि आरएएफ के छापे से उनकी आबादी में आतंक पैदा हो सकता है, जिससे नागरिक आज्ञाकारिता का पतन हो सकता है। उन्हें यह भी डर था कि अगर कब्जे वाली भूमियों से जर्मनी में आयातित किए गए लाखों मजबूर श्रमिक अपने उत्पीड़कों के खिलाफ विद्रोह कर दें तो क्या होगा।
इसलिए जर्मन जनरल फ्रेडरिक उल्ब्रिक्ट ने घरेलू मोर्चे पर जर्मनी की रिजर्व सेना का उपयोग करके व्यवस्था को पुनः स्थापित और बनाए रखने की योजना तैयार की। ऑपरेशन वाल्किरी के नाम से प्रसिद्ध यह योजना नाजी सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। अगर ऐसी कोई संकट की स्थिति आए, और इसे हिटलर ने स्वयं हस्ताक्षरित किया था। हिटलर को नहीं पता था कि वह अपने खिलाफ तख्तापलट की योजना पर हस्ताक्षर कर रहा है, जिसकी सफलता पर उसे मार दिया जाता। नवंबर 1907 को जर्मन अभिजात्य में जन्मे, जब साम्राज्यवादी जर्मनी शक्ति की चरम पर था, क्लाउस वॉन स्टैफेनबर्ग को उन नोबल जर्मन परिवारों की कहानियों पर पाला गया था जिनके बेटे सेना में सेवा करते थे और सम्मान और शिष्टाचार जैसी धारणाओं का प्रदर्शन करते थे। इसलिए युवा क्लाउस का जर्मन सेना में करियर निश्चित था, यहां तक कि जर्मनी को पहले विश्व युद्ध शुरू करने का दोष और युद्ध विराम के प्रतिबंधों को स्वीकार करना पड़ा। 1926 में उन्होंने बामबर्ग में जर्मन सेना की 17वीं कैवेलरी रेजिमेंट में, जो वॉन स्टॉफेनबर्ग परिवार की पारंपरिक सेवा इकाई थी, शामिल हो गए। उस समय जर्मनी उथल-पुथल में था, क्योंकि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों पक्ष सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। लेकिन युवा वॉन स्टॉफेनबर्ग ने अपने पुराने आदर्शों को बनाए रखा कि जर्मन अधिकारी वर्ग राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करता है, जबकि उनके सामाजिक स्थिति वाले कई लोग धीरे धीरे नाजी की ओर आकर्षित हो रहे थे, जिन्हें वे भर्ती करने का इंतजार कर रहे थे। अंततः वह 1932 के चुनावों में हिटलर का समर्थन करेंगे और जर्मन समाज पर यहूदी प्रभाव को सीमित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि नाजियों के शासन के बाद हिटलर का समर्थन जल्दी ही कमजोर हो गया। एक कट्टर कैथोलिक होने के नाते उनकी राष्ट्रवाद की भावना के साथ विरोधाभास था, विशेष रूप से जब यह यहूदियों के व्यवहार की बात आती थी। उन्होंने जर्मनी में यहूदी प्रभाव की सीमा करने का समर्थन किया, पर जब उन्होंने यहूदी संपत्ति के नष्ट होने को देखा, एसए और एसएस द्वारा यहूदियों पर की गई हिंसा ने उन्हें भयभीत कर दिया, क्योंकि यह उनकी नैतिकता का उल्लंघन करता था। फिर भी वह अभी तक हिटलर का खुलकर विरोध करने को तैयार नहीं थे। अब उन्हें शादीशुदा होकर परिवार की देखभाल करनी थी। साथ ही हिटलर की प्रसिद्धि बढ़ रही थी। जर्मनी के पुनर्निर्माण के कारण उनके नेतृत्व में विरोध कठिन हो गया। 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर हमला। वॉन स्टॉफेनबर्ग ने अपनी रेजिमेंट के साथ लड़ाई का सामना किया, साथ ही पूर्वी यूरोपीय देशों के जर्मन उपनिवेशन और जर्मनी की नियति को प्राप्त करने के लिए उसके प्रजा का उपयोग करने का समर्थन किया। पोलैंड जर्मनी में विलीन होते ही हिटलर के विरोध में जर्मनी के उच्च वर्गों, जिनमें उनके चाचा भी शामिल थे, ने वॉन स्टॉफेनबर्ग से संपर्क किया था, उन्हें अपनी पंक्तियों में शामिल करने के लिए। हालांकि पोलैंड को दबा दिया गया था, जर्मनी अब ब्रिटेन और फ्रांस के साथ युद्ध में थी। उन्हें यह महसूस हुआ कि अपने देश की रक्षा उनका कर्तव्य है, चाहे वे अपने नेता के खिलाफ क्यों ना हों। फ्रांस के आगामी युद्ध में उनके नेतृत्व कौशल की उनके वरिष्ठों ने पहचान की और उन्हें चाह के जनरल स्टाफ का पद दिया। अगले वर्ष बाल्कन और उत्तरी अफ्रीका में लड़ रहे जर्मन सैनिकों पर ब्रिटेन के अपराजित रहने के बावजूद हिटलर ने सोवियत संघ के खिलाफ हमला करने का निर्णय लिया। हिटलर के कई जनरलों ने सोवियत संघ के साथ युद्ध के लिए जरूरी संसाधनों की अधिकता को देखते हुए इस कदम का विरोध किया, जिन्हें पहले ही युद्ध के रंगमंचों में इस्तेमाल किया गया था। हिटलर ने माना कि उन्हें जर्मनों की लड़ाई की भूख के समाप्त होने से पहले हमला करना होगा। उन्होंने सोवियत संघ को इसके आकार के बावजूद कमजोर माना और कहा कि हमें केवल दरवाजे में लात मारनी है और पूरी संरचना ढह जाएगी। वफादार जर्मन अधिकारी होने के नाते जनरलों ने फिर भी अपने फ्यूहरर का पालन किया और 22 जून 1941 को जर्मन सेना ने इतिहास में सबसे बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की, जिसमें लगभग 3 और एक्सिस बल शामिल थे। आरंभिक महीनों में जर्मन सेनाओं ने सोवियत प्रतिरोध को इतनी तेजी से दूर किया कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला भी पीछे नहीं रह सकी। हिटलर एक बार फिर सही साबित हुए लग रहे थे।
लेकिन फिर कठोर सोवियत सर्दी के दौरान आगे बढ़ने की गति धीमी हो गई। दिसंबर 1941 में, मानो यह काफी नहीं था, हिटलर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह के बिना जापान के समर्थन में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया। हिटलर ने अब जर्मनी को 3 प्रमुख महाशक्तियों के खिलाफ वैश्विक युद्ध में ले लिया था, जिसकी जीत कई अधिकारी द्वारा असंभव मानी गई थी जब तक सोवियत संघ को अगले वसंत में पराजित नहीं किया जाता। जर्मनी को श्रम और संसाधनों की समृद्धि मिलती है। इस बीच जर्मन सेना के जनरलों को हेनरिक हिमलर के नेतृत्व में एसएस की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट मिलने लगी। यहूदियों और जिप्सियों की सामूहिक गोलीबारी अधिकृत भूमि के आड़े चल रही थी, जिसे वॉन स्टॉफेनबर्ग जैसे पुरुषों ने नापसंद किया, जो अभी भी जर्मन उच्चता के गुणों से चिपके हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने हिटलर के बारे में अपनी राय को सुनाने में असमर्थता दिखाई और हिमलर के एसएस और गेस्टापो जासूसों के साथ टकराव के बाद फ्यूहरर और निर्दोष नागरिकों की हत्या की खुलकर विमर्श की, उनके व्यक्तिगत भावनाओं के बावजूद। एक कैथोलिक के रूप में वॉन स्टॉफेनबर्ग का मानना था कि चाहे उनके देश का नेतृत्व कोई भी कर रहा हो, उन्हें एक दिन एक उच्च शक्ति के सामने जवाब देना होगा और ऐसी गतिविधियों में सहयोगी होने से अंततः उनका नाश हो जाएगा। नवंबर 1942 में वॉन स्टॉफेनबर्ग को लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया और उन्हें रूस से अफ्रीका कोर फील्ड मार्शल एयरविन रोमेल के नेतृत्व में भेजा गया। उस समय तक अमेरिकी और फ्री फ्रेंच बलों ने जर्मनों और इटालियंस के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ बलों के साथ जुड़ गए थे। वह ट्यूनीशिया में पहुंचे ठीक उसी समय जब रोमेल ने अनुभवहीन अमेरिकी बलों के खिलाफ एक बड़ा प्रतिआक्रमण शुरू किया। प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद प्रतिआक्रमण रोक दिया गया और जर्मन्स ने 7 अप्रैल 1923 को रक्षात्मक स्थिति अपनाई, जब वॉन स्टॉफेनबर्ग को रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के फाइटर बॉम्बर्स ने हमला किया। गंभीर चोट के कारण उन्होंने अपनी बाईं आंख, दाहिना हाथ और बाएं हाथ की 2 उंगलियां खो दीं। म्यूनिक के अस्पताल में 3 महीने बिताने के बाद उन्होंने सुना कि हिटलर ने स्टालिनग्राद में घिरे जर्मन सैनिकों से समर्पण करने का मना किया जब आशा समाप्त हो गई थी, और एक अकृतज्ञ हिटलर ने अफ्रीका कोर को त्याग दिया जिसमें उनकी अब रुचि नहीं थी। क्लाउस वॉन स्टॉफेनबर्ग के पास अब कोई विकल्प नहीं था। हिटलर को हटाना था, फ्यूहरर को मरना था। पिछले प्रयासों के अस्वीकार करने के बाद वॉन स्टॉफेनबर्ग को समझ आ चुका था कि हिटलर के खिलाफ साजिश में अपनी भूमिका कैसे निभानी है। लुडविग बेक, पूर्व सेना महासचिव, जिन्हें हिटलर ने पोलैंड के आक्रमण से पहले उनकी विस्तारवादी नीतियों पर मतभेद के बाद सेवानिवृत्ति में धोखा दिया था, षड्यंत्रकारियों में शामिल थे। इस अनिवार्य रिटायरमेंट के दौरान वे हिटलर के खिलाफ साजिश के लिए सहयोगियों की भर्ती में जुटे और ब्रिटेन से गुप्त संवाद के लिए रोम के पोप का उपयोग भी किया। साजिश में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति कर्नल जनरल फ्रेडरिक अल्ब्रेक्ट थे, जिन्होंने वालकिरी आपातकालीन योजना की कल्पना करने में मदद की थी, जिसे वह और अन्य लोग अब अपनी अधिग्रहण योजना में ढाल रहे थे, क्योंकि इसके सिद्धांत अपरिवर्तित रहे। फ्यूहरर को तस्वीर से हटाने का योजना था, जबकि रिजर्व आर्मी विकल्प सरकार की सुरक्षा में मदद करेगी। हालांकि शायद साजिश का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मेजर जनरल हेनिंग वॉन ट्रेस्को आर्मी ग्रुप सेंटर के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर थे, जो पूर्वी मोर्चे पर सोवियतों से लड़ रहे थे। वॉन स्टॉफेनबर्ग की अफ्रीका में घायल होने से पहले वॉन ट्रेस्को ने हिटलर पर हत्या प्रयास का संचालन किया था, जब वह 19 फरवरी से 13 मार्च 1923 के दौरान यूक्रेन के विनित्सिया के पास अपने फील्ड मुख्यालय की यात्रा कर रहे थे। वॉन स्टॉफेनबर्ग ने हिटलर को मारने के लिए उसकी यात्रा के दौरान एसएस सुरक्षा के खिलाफ एंटी नाजी सैनिकों के साथ मिलकर घात करने के कई विकल्पों का विचार किया। हालांकि अंत में उसने 13 मार्च को रवाना होने वाले फ्यूहरर के विमान में एक बम की तस्करी करने का निर्णय लिया। 30 मिनट के टाइमर सहित बम को विमान की अग्रिम पंक्तियों पर विस्फोट करने की उम्मीद थी, ताकि फ्यूहरर की मृत्यु को सोवियत लड़ाकों ने उसके विमान को रोकने के लिए माना जा सके।
इस दौरान अल्ब्रेक्ट ऑपरेशन वॉल्किरी को बढ़ावा देंगे और सरकार पर नियंत्रण कर लेंगे। हालांकि बम ने विस्फोट नहीं किया और फ्यूहरर का विमान जर्मनी में बिना बाधा उतरा। हिटलर को मारने के लिए आत्मघाती जैकेट पहने स्वयंसेवकों के साथ 2 प्रयास भी किए गए थे, लेकिन ये या तो असफल रहे या रद्द कर दिए गए। उद्देश्य में असफल होने से इसने षड्यंत्रकारियों को तीसरे रैच पर कब्जा करने की योजना को सुधारने का समय दिया। उन्हें समझ था कि हिटलर को मारने से काफी नहीं होगा, क्योंकि वह अभी भी समर्थित था। इसलिए हेनरिच हिमलर और हरमन गोरिंग को भी जल्दी उन्मूलन करना होगा। हिटलर की मृत्यु के साथ नियमित सेना उनकी सहयोग की शपथ से मुक्त हो जाएगी, लेकिन उन्हें जल्दी से नई शासन व्यवस्था का समर्थन करने के लिए प्रभावित करना होगा ताकि एसएस को पराजित किया जा सके, जो निस्संदेह नाजी विचारधारा के प्रति उन्मादपूर्ण निष्ठा बनाए रखेगा। तब मुख्य सरकारी पदों को नाजी विरोधियों को सौंपा जाएगा, जिसमें कुछ षड्यंत्रकारी स्वयं भी शामिल होंगे। बेक को राज्य के प्रमुख के समान एक पद लेने की योजना थी। यह एक युद्ध की स्थिति थी। षड्यंत्रकारियों ने तय किया कि सत्ता में आने के बाद वे पश्चिमी सहयोगियों से शांति की अपील करेंगे, ताकि उनके सभी प्रयास सोवियत संघ के खिलाफ पूर्वी मोर्चे पर समर्पित किए जा सकें, जिससे बातचीत की आशा नहीं थी। वे पश्चिमी सहयोगियों के लिए शांति वार्ता की सटीक पेशकश क्या होगी, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि अधिकांश लोग इसे अवास्तविक लक्ष्य मानते हैं। 1923 के अंत तक पश्चिमी सहयोगियों ने अफ्रीका में जर्मनी को परास्त किया और इटली के माध्यम से आगे बढ़ते हुए उन्होंने जर्मनी की युद्ध के हथियार बनाने की क्षमता को बाधित किया। 1944 के मध्य तक पश्चिमी सहयोगी डी-डे लैंडिंग्स के साथ यूरोप के किले पर तूफान लाने की तैयारी कर रहे थे, और यह सब पूर्व में सोवियत सेना द्वारा की जा रही धीमी परंतु स्थिर प्रगति का उल्लेख करने के लिए नहीं था। षड्यंत्रकारी यह सोचकर बैंकिंग कर रहे थे कि पूंजीवादी पश्चिम जर्मनी और सोवियत्स को आपस में लड़ने देगा, दोनों को कमजोर करेगा, लेकिन उन्होंने इस तथ्य की अनदेखी की कि पश्चिम पूरी तरह से जर्मनी को नष्ट करने के लिए तैयार था और ऐसा करने का हर इरादा रखता था। अगर किसी और चीज के लिए नहीं, तो कम से कम इसीलिए कि जर्मनी बच न सके, पुनर्निर्माण न कर सके और संभवतः 20 साल बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू न कर सके। वहां कोई शांति वार्ता नहीं होनी थी जिसमें जर्मनी का पूर्ण आत्मसमर्पण शामिल न हो, चाहे कोई भी सत्ता में हो। फिर भी षड्यंत्रकारी आशा करते रहे कि वे कम से कम जर्मनी को फ्यूहरर की युद्ध की आत्मघाती इच्छा से बचा सकते हैं। लेकिन पहले से ही कई असफल प्रयासों के बाद सवाल यह था कि कैसे। 1944 की गर्मियों में पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी में जैसे ही अपना बीछेड़ स्थापित किया, एक अवसर उपस्थित हुआ। हिटलर, हिमलर और गोयरिंग को जुलाई में पूर्वी प्रशिया के रास्टेनबर्ग में वुल्फ्सलेयर मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम था। एक और आगंतुक विरोधी इतालवी फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी होंगे। सम्मेलन में कर्नल क्लाउस फॉन स्टॉफेनबर्ग भी मौजूद थे। उन्हें बम लगाने का सही स्थान मिला, लेकिन उन्हें जल्दी करनी पड़ी, क्योंकि षड्यंत्रकारियों को पता चला कि गेस्टापो उनकी तलाश में था। 20 जुलाई के दिनों में वॉन स्टाफेनबर्ग ने 3 नाजी नेताओं के आसपास 2 विस्फोटकों वाला एक ब्रीफकेस रखने का प्रयास किया। हालांकि जब भी लक्षित कमरे से कोई बाहर चला जाता, वॉन स्टाफेनबर्ग को प्रयास रद्द करना पड़ता। समय समाप्त होते हुए उन्होंने हिटलर को प्राथमिक लक्ष्य बनाने का निर्णय लिया, और अगर बाद में दूसरों से निपटना पड़ता तो वे तैयार थे। उस सुबह वॉन स्टॉफेनबर्ग 12:30 निर्धारित सम्मेलन के लिए पहुंचे, फिर से अपने ब्रीफ केस में बम लेकर। सम्मेलन की शुरुआत से पहले उसने फ्यूज का टाइमर सेट किया था, और जब गार्ड ने उसे जल्दी करने के लिए ढूंढा तो वह लगभग पकड़ गया। इस परिणाम स्वरूप उसने 2 में से केवल एक विस्फोटक सक्रिय किया। विस्फोटक वॉन स्टॉफेनबर्ग को फिर बताया गया कि सम्मेलन का स्थान भूमिगत फ्यूहर बंकर से बाहर एक लकड़ी के हट में बदल दिया गया था, क्योंकि हिटलर को बंकर में गर्मी असहनीय लगी थी। बैठक शुरू होने से पहले वॉन स्टॉफेनबर्ग ने हिटलर के निकटतम स्थान पर बैठने का अनुरोध किया, दावा करते हुए कि उनकी सुनने की क्षमता चोटों के कारण कम हो गई थी। हालांकि यह सच्चाई थी कि यह हिटलर के संभवतः निकटतम बम पहुंचाने के लिए था। वॉन स्टॉफेनबर्ग ने कमरे में हिटलर के बैठने की जगह के पास टेबल के नीचे विस्फोटक सावधानी से रखा और पूर्व निर्धारित फोन कॉल की प्रतीक्षा की, जो उन्हें कमरे से जाने की अनुमति देगी। कॉल आया और उसने अपना निकास किया।
कुछ देर बाद लकड़ी की कुटिया का जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसे देख वॉन स्टॉफेनबर्ग यकीन कर बैठा कि फ्यूहरर मर गया था। समय बर्बाद किए बिना वॉन स्टॉफेनबर्ग ने त्वरित नजदीकी हवाई अड्डे पर गए और जर्मनी लौटे ताकि योजना को आगे बढ़ाया जा सके। वह और अन्य लोग अधिग्रहण की व्यवस्था कर रहे थे। तभी उन्हें ऐसी खबर मिली जिसने उनके दिल को संकुचित कर दिया। हिटलर न केवल जीवित थे बल्कि उत्तम स्वास्थ्य में थे और बाद में उसी दिन मुसोलिनी के साथ बैठक में शामिल हुए। लेकिन कैसे? कई कारकों ने भूमिका निभाई जिसने अंततः फ्यूहरर की जान बचा ली। पहले वॉन स्टॉफेनबर्ग दूसरे बम को सक्रिय करने में विफल रहे, जिससे विस्फोटक शक्ति दोगुनी होती और हिटलर को मारने में सक्षम होती। यह भी उजागर हुआ कि वॉन स्टॉफेनबर्ग के कमरे से निकलने के बाद ब्रीफकेस को उसकी मुख्य स्थिति से बदलकर एक बड़े ओक के पैर के पीछे मेज पर रखा गया था, जहां हिटलर के चारों ओर फ्यूहरर इकट्ठा हो रहे थे, जिससे हिटलर को विस्फोट के अधिकांश प्रभाव से बचाया गया। अंत में बैठक को मजबूत बंकर से लकड़ी के झोपड़ी में स्थानांतरित करने का मतलब था कि विस्फोटक शक्ति को मोटी कंक्रीट की दीवारों के भीतर समाहित करने के बजाय इसका अधिकांश हिस्सा खिड़कियों और लकड़ी की दीवारों के माध्यम से बाहर निकलने दिया गया, जिससे अंदर के लोगों पर इसका प्रभाव कम हो गया और वॉन स्टॉफेनबर्ग को विस्फोट वास्तव में जितना था उससे अधिक विनाशकारी दिखाई दिया। 24 लोगों में से, जो सभी एक कमरे में एक बम के फटने के साथ थे, केवल 4 की मौत हो गई। उनकी योजनाओं में उनका आवरण टूट गया और एसएस ने तत्काल उन पर हमला कर दिया। षड्यंत्रकारियों और एसएस के बीच बर्लिन में छोटी गोलीबारी हुई, जिसमें वॉन स्टॉफेनबर्ग को चोट लगी और फिर वे पकड़े गए। अगली सुबह के प्रारंभिक घंटों में ट्रक की हेडलाइट्स से दृश्य को रोशन करते हुए फांसी की शुरुआत हुई। जब क्लॉस वॉन स्टॉफेनबर्ग की बारी आई, उनके सहायक लेफ्टिनेंट वॉन हॉफ्टेन ने वफादारी की चिन्ह के तौर पर उनके लिए तैयार की गई गोलियों के सामने खुद को फेंक दिया। क्लॉस वॉन स्टॉफेनबर्ग को गोली मार दी गई। उनके अंतिम शब्द अपने देश से प्यार की घोषणा थी। आगे की सजा तेज और व्यापक थी। हिटलर की भड़ास निपटाने के लिए हिमलर और गेस्टापो ने नाजी शासन के खिलाफ संकेत दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति पर धावा बोल दिया और उन्हें शामिल होने का आरोपी बना दिया। फील्ड मार्शल एरविन रोमेल, जिन्हें डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है, उनका मामला सबसे प्रसिद्ध है। जिन्होंने जर्मनी के लिए उत्तरी अफ्रीका में विजय प्राप्त की थी, हिटलर ने उन्हें धोखा देने से पहले। रोमेल को अपनी जान लेने की अमानत दी गई ताकि वह जर्मन नायक के रूप और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। बम की विफलता के बारे में सुनकर वॉन ट्रेस्को के बारे में बताया गया है कि उन्होंने पूर्वी मोर्चे पर अपनी पोस्ट छोड़ दी थी और एक ग्रेनेड के साथ, जो उन्होंने अपने हाथ में विस्फोट कर दिया था, गेस्टापो द्वारा गिरफ्तार होने के बजाय। षड्यंत्र में सहभागी लोगों में से एक, हालांकि सीधे तौर पर शामिल नहीं था, फ्रेडरिक फ्रॉम थे, जो रिजर्व सेना के प्रमुख थे जिस पर योजना निर्भर थी। फ्रॉम ने वास्तव में वॉन स्टॉफेनबर्ग की फांसी का निर्देशन किया, नाजियों के साथ अपनी छाप बनाए रखने के लिए। 24 घंटे से कम समय में जब यह सामने आया कि फ्रॉम ने फ्यूहरर की रक्षा के लिए षड्यंत्र के बारे में जानने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की थी, वह भी गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और फांसी दी गई। हिटलर ने बम विस्फोट से बचने को यह संकेत माना कि जर्मनी की बढ़ती खतरनाक स्थिति के बावजूद वह और नाजी युद्ध जीतने के लिए नियत थे। 9 महीनों में वह अपने बर्लिन बंकर में आत्महत्या करेगा, जब सोवियत टैंक तीसरे राइच की खंडहर राजधानी से गुजर रहे थे। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगले मंगलवार हम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाइयों में सैनिक का जीवन देखेंगे।